हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई आवेशित कण या आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, यानी वो सीधी रेखा में चलता है या वृत्तीय गति करता है या परवलयाकार होता है कि दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ये आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल का मान है वो कितना होता है और उसकी दिशा हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कौन से नियमों का यूज करते हैं। तो ये आपको मतलब कोई अगर नहीं देखा ये वाला वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो, अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देख लें, जिससे ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाए, ठीक है ना, ज्यादा समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं कि अगर आवेशित कण, ये पिछले वाले लेक्चर में हो चुका है कि अगर कोई भी आवेशित कण जिसका आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गति करता है और वेग v और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण अगर थीटा है तो उस पर लगने वाला बल का मान होता है F बराबर QVB sin थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। इस सूत्र से पता चल रहा है कि अगर कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। V का मान 0 और F का मान भी 0 होगा। लेकिन अगर गति कर रहा है तो उस पर बल कार्य करेगा। और बल की दिशा किस तरफ होगी, इसके लिए हम लोगों ने दो नियम पढ़े हैं, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दाहिने हाथ का थैली का नियम नंबर 2। इन दोनों नियमों से किसी एक नियम का यूज करके इस पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो अब हमको जरा ये जो टॉपिक हमारा है कि आवेशित कण का पथ कैसा होगा, इसमें हम 3 स्थितियों की चर्चा करेंगे। तो पहली स्थिति हमारी है कि जब आवेश प्लस Q, जो आवेश है आवेशित कण है जिस पर प्लस Q आवेश है, जब आवेश प्लस Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के, या इसको तरह लिख दिया, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गति करता है तब क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, ये पहली स्थिति हम मान लेते हैं। जब प्लस Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उस दिशा में अगर गति करे, जैसे मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगा हुआ है और आवेश भी हमारा उसी दिशा में हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, तभी तो हम समांतर कहेंगे, ठीक है। तो जो हेडिंग हमने डाली, हेडिंग क्या है, पॉइंट है ये कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा है उसके समांतर गति करता है, तो या तो उसकी दिशा में गति कर रहा हो विवेक से या उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो आवेश का लगने वाला बल का मान कितना होगा, देखिए अगर दिशा में गति करेगा थीटा का मान कितना होगा 0, अगर विपरीत दिशा में गति करेगा तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो चाहे थीटा का मान हम 0 लगाएं समीकरण नंबर 1 में और चाहे थीटा का मान 180 लगाएं, F का मान कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा, F बराबर QVB। अब यहां पर साइन 0 रखें या 180 रखिए, साइन 180 कुछ भी रखिए,
साइन 0 या साइन 180, तो एफ का मान कितना आ जाएगा 0 भाई। साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो एफ मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होगा। और जब जानते हैं जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। अगर कोई आवेश अगर इस दिशा में चल रहा है तो इसी दिशा में चलेगा, तो पथ कैसा होगा द्विरेखीय होगा, ठीक है। या इस दिशा में चल रहा है तो इसी दिशा में चलता रहेगा, यानी जिस दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा वो उसी दिशा में चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन कब होगा जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर गति करता है तो, ठीक है ना, तब उसका जो पथ कैसा होगा द्विरेखीय होगा, यानी सीधी रेखा में उस गति करेगा। तो लिख सकते हैं अर्थात या अतः जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करता है, या गति करता है चलता है, गति करता है, तो उसका पथ ऋजुरेखीय होता है। ऋजुरेखीय यानी सीधा पथ होता है उसका, ऋजुरेखीय होता है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे तो उसका पथ कैसा हो जाएगा ऋजुरेखीय होगा, ठीक है। इसको नोट कर ले, उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे। नोट कर लिया। तो ये जो पहला पॉइंट बताओ हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होगा, जिसके कारण उसके जो पथ होगा वो कैसा होता है ऋजुरेखीय होता है। दूसरी स्थिति क्या है हमारी कि जब आवेश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आवेश प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होगा, ये जरा ध्यान देना है। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में उसके लंबवत, यानी इस दिशा मान लीजिए ऊपर कहीं पर मान लें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर गति करे तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, गति करता है तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर समीकरण नंबर 1 के अनुसार QVB साइन और 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो F का मान कितना होगा, सबसे अधिकतम बल कार्य करेगा और कितना बल होगा QVB, इतना साइन 90 का मान हो गया, इतना बल कार्य करेगा वो, इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, ठीक है। इसका मतलब है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर बल कार्य करेगा और बल का मान होगा कितना QVB के बराबर, और जो बल कार्य कर रहा है तो दिशा भी होगी इसमें, बात क्लियर है। अगर दिशा है तो दिशा किस तरफ कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं
इसकी भाषा पहले हम लोग लिख ले, पहले तो समझ ले, पहले भाषा फिर बाद में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम ये पहले इसको समझ लें उसके बाद उसकी भाषा लिखवाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम मान लेते हैं इस तरीके से लगा हुआ है कहीं पर, और ये क्रॉस चिन्ह क्या बताता है, क्रॉस चिन्ह क्या बताता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, ऐसा हमने माना है चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस दिखाते, डॉट अगर दिखाया जाता है तो मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर है। बात क्लियर हो रही है। ये तो सिंबल है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्रॉस लगा, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र कितना है B, और चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश यहां पर है, आवेश कितना है +Q, ये मान लिया हमने। उस पर बल जो कार्य करेगा उसकी डायरेक्शन, गति किस तरफ कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ, तल के लंबवत अंदर की ओर, और गति हमने मानी इस तरफ, तो कितना बल कार्य, कितना वेग हम मान लेते हैं इसका V है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत। बात क्लियर हो रही। तो बल कितना कार्य करेगा, बल जो कार्य करता है उसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा उंगली ये धारा की दिशा में या आवेशित कण, जो धनावेशित कण है उसकी दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जरा इस पॉइंट पर जरा लगाओ। यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ, आवेशित कण इस दिशा में चला, बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर जो बल की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ऐसी बात क्लियर हो रहा है। ये बल की डायरेक्शन हो गई, चुंबकीय इधर, जो आवेशित कण इधर चल रहा है, चुंबकीय तल के अंदर लगा हुआ है, तो बल लगेगा ऊपर की ओर इस तरीके से। इस बल के कारण जो आवेश इधर चलना चाहता है वो क्या होगा, उस बल के कारण आवेश थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, घूमेगा, क्योंकि इसको अपनी तरह घसीट रहा है, मालूम, थोड़ा सा घुमाइए। शुरुआत में यहाँ इस पॉइंट पर तो वेग इस तरफ है, ठीक है ना, जैसे बल लगना शुरू हुआ वो थोड़ा सा ऊपर तरफ घूम जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं घूम करके यहां पहुंच गया, वेग इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन बल किस तरफ कार्य करेगा, यहां पर देखिए। अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक चीज और समझ ले, चुंबकीय क्षेत्र तो हमेशा ऐसे लगा हुआ तल के लंबवत। अब ये जो यहां पर जो वेग की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ऐसे पहले इधर की तरफ थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। चाहे जिस डायरेक्शन में हो जाए, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रहेगा वेग, ठीक है ना भाई। वेग का मान अगर घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ना, लेकिन जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है वो तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, चाहे इधर तरफ वेग हो, चाहे इधर तरफ वेग हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे इधर तरफ हो, हमेशा ये कोण 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो बल कार्य करेगा उस पर देखिए डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ, वेग इस तरफ, तो बल किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, इस तरफ बल कार्य कर रहा है। इस बल के कारण ये और घूम जाएगा इस तरफ, यहां पहुंच गया मान लेते हैं घूम करके। वेग की डायरेक्शन है इस तरफ, इसको ध्यान समझना, लिखना बहुत आसान है, लिखवा भी देंगे क्या लिखना है, ठीक है ना। ये तो हमने समझने के लिए था कितना बल कार्य करेगा, ठीक है। अभी भाषा भी हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद बल किस तरफ लगेगा, इधर तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर तरफ। देखिए यहाँ पर जो अब आवेश इस तरफ चल रहा है तो बल लगेगा नीचे की तरफ, इस यहाँ पर बल कार्य करने लगेगा इस तरफ F। जब ये इस बल के कारण, भाई ये आवेश इधर जाना चाहता है, इस बल के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा इधर, ऐसे घूम करके ऐसे यहाँ पर आएगा। जहां कहीं अगर यहाँ भी होगा तब भी बल इस डायरेक्शन में कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेग की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन दिशा क्या होगी, इसमें देखो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ, उसका वेग इस तरफ है नीचे की तरफ,
तो बल किस तरफ कार्य करेगा? अंदर की तरफ। इस तरीके से ये घूम करके फिर वहीं पर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसका पथ कैसा हो गया? वृत्ताकार। वृत्ताकार हुआ। तो इसको मतलब, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा वृत्तीय गति, कक्षा 11 हम लोगों ने पाठ पढ़ा है सर्कुलर मोशन, जिसमें ये पढ़ा गया है कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। उसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है। अब जरा इसका उल्टा हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इसका उल्टा अगर हम सोचें, अगर किसी वस्तु पर बल केंद्र की ओर कार्य करे हमेशा, ठीक है, तो उसका जो पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। तो देखिए, इसमें सब जगह पिंड चाहे जहां हो, इसका जो बल है वो हमेशा वेग की दिशा के लंबवत है और उसकी दिशा एक बिंदु की ओर है। तो इसका मतलब उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है। तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका जो पथ होता है वो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अब जरा देखो, इसको बिगाड़ करके इसकी भाषा हम जरा बता देते हैं आपको क्या लिखना है, जिससे आपको नोट्स बनाने में समस्या ना आए। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? माना एक आवेशित कण या आवेश विधि, जिस पर आवेश कितना है? प्लस क्यू। माना एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत वेग v से, ये भी शब्द और भी जोड़ दीजिए। माना एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में क्षेत्र की दिशा के लंबवत वेग v से गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये हमने मान लिया। ये जो जैसा चित्र दिख रहा है उसके अनुसार हमने ये मान लिया कि एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत वेग v से गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ लगा हुआ है और उसका वेग है इस डायरेक्शन में, तो लंबवत और इस डायरेक्शन में होने का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बल कितना कार्य करेगा? आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल F बराबर, ये लिख सकते हैं QVB समीकरण नंबर 1 के अनुसार। थीटा कितना हो जाएगा? 90। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, थीटा 90 डिग्री है, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? QVB। इतना बल कार्य करेगा। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड डालें। ठीक है, इतना बल कार्य करेगा। अब बल की दिशा किस तरफ होगी? ठीक है ना। तो बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग का बायात का नियम लगाएं और चाहे दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाएं।
दोनों में से कोई एक नियम लगा करके बल की दिशा को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने नियम लगाया तो कि डायरेक्शन किस तरफ आई बल की, ऊपर की तरफ। यहां लगाया तो बल की दिशा इस तरफ आ गई, इधर लगाया तो बल की दिशा इस तरफ आ गई, इधर लगाया तो बल की दिशा इस तरफ आ गई। लेकिन ध्यान दीजिए इस पूरे फिगर में जो बल की दिशा है वो वेग की दिशा के लंबवत है हमेशा, चाहे जो जिस पॉइंट पर देखें वेग की दिशा के लंबवत बल कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बल की दिशा तो लगातार बदल रही है, बल की दिशा में ऊपर तरफ थी, इस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, बल की दिशा तो लगातार बदल रही है, पर उसका जो परिमाण है वो नहीं बदल रहा है तो। और दूसरी बात है कि जहां कहीं भी है, जिस पॉइंट पर है आवेशित कण, उस वहां पर जो बल की दिशा है वो हमेशा वेग की दिशा के लंबवत है। बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब है कि जब वेग की दिशा के लंबवत जब कोई बल कार्य करता है तो उसका पथ जो है वो वृत्ताकार होता है। ये वृत्तीय गति वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो नोट कर लें पहले, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया? अभी जो बल हम लोगों ने निकाला उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बल की दिशा, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के नियम के अनुसार निकालिए, चाहे दाहिने हाथ के हथेली के नियम के अनुसार निकालिए, दोनों से एक ही दिशा निकल करके आएगी। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कण के वेग v की दिशा, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कण के वेग v की दिशा के सदैव लंबवत, ये अभी हम लोग चेक किया इसमें। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कण के वेग v की दिशा के लंबवत है। हर पॉइंट पर बल की दिशा जो है वो कैसी है, वेग की दिशा के लंबवत है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात कण एक ऐसे बल के प्रभाव में गति करता है, अर्थात कण एक ऐसे बल के प्रभाव में गति करता है जिसकी दिशा सदैव, जिसकी दिशा बदलती है ना, दिशा हर बार देखो पोजीशन बल की हर बार हर पोजीशन में, यहां अगर कण होगा तो बल की डायरेक्शन इधर होगी, यहां कण होगा तो बल की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हर पोजीशन पर बल की डायरेक्शन, हर पोजीशन में बल की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिसकी दिशा बदल जाती है, बदलती है,
ऐसे प्रभाव में गति करता है जिसकी दिशा बदलती है परंतु सदैव वेग की दिशा के लंबवत होती है। ऐसे बल के अंदर गति करता है ये, अर्थात कण का पथ वृत्ताकार होता है या वृत्ताकार होगा, ये बात हम लोग यहां से लिख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझना है केवल, उसके बाद भाषा तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भाषा हम लोग लिख सकते हैं कि बल कार्य कर रहा है, उसकी दिशा जो है सदैव वेग की दिशा के लंबवत है, इस कारण उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब जरा जब वृत्ताकार पथ जब होगा तो उस पथ की त्रिज्या कितनी होगी और उसका आवर्तकाल कितना होगा, इस चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना आवेशित, थ्योरेटिकल ज्यादा है इसमें, आप अपने मन समझ करके अपने मन से इसकी भाषा बना सकते हैं। माना आवेशित कण का द्रव्यमान, जो कण है उसका द्रव्यमान m है, आवेशित कण का द्रव्यमान m है, तथा पथ की त्रिज्या r है, ये मान लिया हमने। त्रिज्या उसकी r है और द्रव्यमान उसका m है। अब वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, देखो ये पॉइंट अब बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। जबकि इसके पहले वाले पॉइंट हमने क्या लिखा था, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, द्विरेखीय होता है। ठीक है, वृत्ताकार होगा तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल भी चाहिए। ये भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी कण या कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर तभी घूमती है जब उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। अभिकेंद्र बल प्राप्त कहां से होगा, तो चूंकि अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा, जो बल उसके केंद्र की ओर लग रहा है वही अभिकेंद्र बल का काम करेगा। तो कौन सा बल लग रहा है, F, और F का मान अभी निकाला है कितना है, QVB। ठीक है ना, उतना अभिकेंद्र बल कार्य करेगा और वो अभिकेंद्र बल ही हमारा क्या करेगा, चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल जो कार्य कर रहा है, सॉरी यहाँ पर कि जो चुंबकीय बल जो कार्य कर रहा है QB, वही जो है अभिकेंद्र बल mv²/r का काम करेगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र पता है हम लोगों को, mv²/r होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना आवेशित कण का द्रव्यमान m तथा पथ की त्रिज्या r है, तो कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r, ये तो सूत्र था अभिकेंद्र बल का। आवश्यक केंद्र बल चुंबकीय बल QVB से प्राप्त होता है, QVB से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि दोनों को इक्वल कर देंगे। इसको नोट कर लें पहले,
क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसके वी से पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपान क्यू बी। ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये इस पथ की त्रिज्या का फार्मूला है। इसको क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इसकी है, जो कण घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या कितनी है वो इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से क्या पता चल रहा है कि पथ की त्रिज्या है वो किस पर डिपेंड, भाई कण का जो द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान अगर एक बार ले लेंगे तो आवेशित कण का द्रव्यमान उतना ही रहेगा, क्यों, आवेश भी उतना ही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही है। तो चेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, वेग। जोर से अगर कोई पार्टिकल अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश करेगा तो उसका वेग ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो पथ की त्रिज्या भी ज्यादा होगी। जैसे मान लेते चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई ऐसे है, कोई अगर कण तेजी से, जितनी ही तेजी से जाएगा उतनी ही तेजी से वो घूमेगा भी, ठीक है ना, घूमेगा, और उसकी पथ की त्रिज्या कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी जैसे अगर कोई तेजी से गया तो एकदम घूम करके बड़ा सा पथ बनाएगा अगर वेग ज्यादा होगा, यानी अगर तेजी से गया तो एकदम घूम जाएगा, बड़ा सा पथ बनाएगा। अगर वो धीरे से जाएगा, वेग कम होगा तो धीरे से घूम जाएगा, ऐसे यानी उसकी जो त्रिज्या होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। यानी वेग ज्यादा होगा तो त्रिज्या भी ज्यादा होगी। बात क्लियर हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश अगर लंबवत गति करता है तो उसका पथ तो वृत्ताकार होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर उसका वेग अगर जितनी ज्यादा वेग से प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ का जो पथ की जो त्रिज्या होगी वो उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, यानी उतना ही बड़ा पथ अपनाएगा, ठीक है ना। और अगर वेग कम होगा तो त्रिज्या भी कम आ जाएगी, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इसको नोट कर लें। उसके बाद इसमें हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि अगर हमको कण की ऊर्जा पता है, गतिज ऊर्जा, भाई अगर वेग है तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैं बताया पिछले वाले वीडियो में कि चुंबकीय बल, जब भी किसी भी आवेश पर चुंबकीय बल कार्य करता है तो बल जो कार्य करता है लेकिन उसके द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो हमेशा शून्य होता है। ये बात हम बता चुके हैं। कार्य शून्य होने के कारण उसकी ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा कोई नहीं, भाई कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो उसका वेग भी नहीं बढ़ता है। वेग का परिमाण कह सकते हैं, वेग का परिमाण नहीं बढ़ता है। जितना वेग यहाँ है उतना ही वेग यहाँ रहेगा, उतना ही वेग यहाँ रहेगा, यानी वेग का परिमाण नहीं चेंज होगा, वेग की डायरेक्शन बदल रही है। देखिए वेग की डायरेक्शन बदले तो वेग तो बदलेगा, लेकिन वेग का जो परिमाण इसको हम लोग कहते हैं चाल, यानी उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी स्पीड यहाँ होगी, उतनी स्पीड यहाँ होगी, उतनी स्पीड यहाँ होगी, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग तो बदलेगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, दिशा भी बदलेगी तो भी वेग चेंज होगा। वेग चेंज होगा तो त्वरण भी कार्य करेगा, ठीक है ना, और त्वरण की दिशा भी केंद्र की ओर होगी इस पर भी, ठीक है ना। लेकिन वेग का जो परिमाण है वो चेंज नहीं होता है। तो ये दूसरा जो पॉइंट हमको दिमाग में रखना है, तो पथ तो वृत्ताकार होगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने में, लेकिन उसका जो वेग है यानी वेग का परिमाण है वो चेंज नहीं होगा, वेग का परिमाण हमेशा उतना ही रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है किसी भी आवेशित कण का के वेग को या वेग के परिमाण को नहीं चेंज कर सकता है, यानी इसकी स्पीड नहीं बदल सकता है। जितनी स्पीड शुरू में रहेगी उतनी स्पीड पूरे पथ में रहती है उसकी। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये, चूंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग साइक्लोट्रॉन जब पढ़ेंगे अगले वाला टॉपिक, उसमें हम इस बात को फिर हम दोहराएंगे, इसलिए अभी से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका वेग जो है, यानी वेग कह लीजिए, कह सकते हैं कि चाल, वेग कहेंगे तो वेग का परिमाण कहा जाएगा, वेग के परिमाण को हम लोग चाल कहते हैं। तो वेग का जो परिमाण है अर्थात उसकी चाल वो नहीं बदलती है, चाल में कोई चेंज नहीं कर पाता है चुंबकीय क्षेत्र। केवल क्या कर पाता है, उसको केवल गोल गोल घुमा पाता है केवल, यानी वृत्तीय पथ पर घुमा पाएगा, लेकिन उसका जो वेग का परिमाण है वो चेंज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आ जाओ, जैसे अगर न्यूमेरिकल के लिए और फार्मूले हम लोग बना लेते हैं संबंधित, यदि
आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के बराबर अगर हम मान लेते हैं 1/2 mv², ये होती है। ठीक है ना, ये आवेशित कण का द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1/2 यहाँ से जरा v का मान निकाल लो। v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k/m अंडर के अंदर, ये हो जाएगा। ये जरा v की वैल्यू समय के नंबर 3 में रखो, तो r का मान कितना हो जाएगा m/qb, और v की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2k/m। m से एक m कैंसिल होने के बाद अंडर के अंदर बचेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं √m × √m, तभी तो m लिखा जाएगा, और m से एक √m से एक √m कट जाएगा, क्या बचेगा √2mk/, ये जो अपान में लिखा गया है ये स्क्वायर रूट के बाहर है क्यूबी। ये त्रिज्या का फार्मूला है, जब काइनेटिक एनर्जी पता है तो त्रिज्या का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन डाल लेते हैं 4 नंबर। बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक फार्मूला और बना लेते हैं, ये सब जरूरत है न्यूमेरिकल की। यहाँ से तो हमारा जो टॉपिक था कि पथ की त्रिज्या कितनी होगी वो तो निकाल लिया हमने, अब उसके अलग अलग फॉर्म है फार्मूले के, वो हमको देखने हैं। काइनेटिक एनर्जी के रूप में कैसा सूत्र होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम एक और फार्मूला लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। उसके बाद इसमें देखो, यदि ये कहा जाए, यदि आवेशित कण, ये हमको पता है फार्मूला, यदि आवेशित कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, तो उस कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी K = Q × V। ये फार्मूला हमको पता है ना, कि अगर किसी भी आवेशित कण को अगर V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो Q × V के बराबर होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले लेसन में, फर्स्ट लेसन था उसमें ये फार्मूला आ चुका है। तो यहां से तब पथ की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना, तो अब तब R बराबर, अभी सूत्र हम लोगों ने लिखा था √2, फार्मूला क्या था 2m, और K की जगह हम लगा देंगे QV। ये जो फार्मूला था ना यहाँ लिखा गया था, क्या लिखा था फार्मूला जरा याद करो, R = √2mk/QB, ये था। ये वैल्यू जरा यहाँ पर लगाएंगे, K की जगह हम केवल लिख रहे हैं QV/QB। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा एक, अब देखो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाए, लेकिन Q अंडर के अंदर आ जाएगा। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं √Q × √Q, तो एक √Q से एक √Q कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2mV/Q, ये बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमारे पास ये भी हो गया। तो ये तो बात थी हमारी पथ की त्रिज्या की। ठीक है, पथ की त्रिज्या की बात तो हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं उसके आवर्त काल की, जो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा उसको।
एक पूरा चक्कर कितना समय लगेगा, तो नीचे लिख सकते हैं कण का आवर्तकाल कितना होगा, कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल t बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r, यानी समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा, जितनी दूरी चलेगा, दूरी कितनी चलेगा परिधि के बराबर 2 पाई r, और वेग जितना होगा तो वेग कितना है v, यानी वेग का जो परिमाण होगा वो तो चेंज होता नहीं, बताया हमने चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी वेग का परिमाण कभी नहीं चेंज होता है, केवल दिशा चेंज होती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका वेग कितना हो जाएगा v, यानी वेग का परिमाण लिख रहे हैं, यहाँ स्पीड की बात हो रही है। ये जरा r का मान जो लिखा था हम लोगों ने जरा वही लगा दें यहाँ पर 2 पाई और v, और ये जानते हैं देखो चूंकि r इक्वल टू शुरू में जो फॉर्मूला लिखा था mv अपान qb, ये वैल्यू जरा यहाँ लगा दो mv अपान qb, v से v कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बन गया देखो t इक्वल टू फार्मूला बन गया, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख दो उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, t इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया 2 पाई m अपान qb। ये जो फार्मूला है देखो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है तो देखो इसमें एक जादू है, इसमें इससे पता चल रहा है, देखो इस सूत्र में क्या पता चल रहा है कि वेग यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है वैसे हम लोग जानते हैं जब कोई भी वस्तु जब ज्यादा तेजी से चलती है तो अब वो अपना चक्कर कम समय पूरा कर लेगी, ये तो मतलब है इसका। भाई कोई अगर राउंड को दौड़ रहा है, अगर स्पीड ज्यादा होगी उसकी तो जल्दी से चक्कर पूरा कर लेगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा कम होगा। अगर वही आदमी धीरे धीरे अगर दौड़ेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा, यानी आवर्तकाल ज्यादा होगा उसका एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है ना। तो इसका ना जो आवेशित, अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में क्या है, इसमें v नहीं है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वेग चाहे जितना हो उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा। अगर एक चक्कर 10 सेकंड में लग रहा है, अगर स्पीड बढ़ा दें तो एक चक्कर तब भी 10 सेकंड में लगेगा, और स्पीड बढ़ा दें तब भी उसका चक्कर 10 सेकंड में लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, सोचो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि देखो अब ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा है r इक्वल टू mv अपान qb, अगर वेग बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है ना, लेकिन अगर वेग बढ़ेगा तो आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब किसी आवेश की स्पीड बढ़ती है तो उसके पथ की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी वो उतने ही बड़े पथ पर गति करता है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ी तो ज्यादा दूर से चक्कर लगा करके आएगा, ठीक है ना। अगर स्पीड घट गई तो उतने ही समय में वो जल्दी से चक्कर पूरा कर लेगा, यानी जल्दी से चक्कर पूरा करने में समय उतना ही लगेगा, लेकिन उसका जो पथ होगा वो छोटा होगा। यानी अगर किसी का अगर वेग हमने बढ़ाया तो हमने क्या बताया, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, यानी इतने दूर से चक्कर लगा करके आ जाएगा वो, ठीक है ना। वेग हमने घटा दिया तो उसका जो पथ है वो इतना ही केवल छोटा सा होगा। बात क्लियर हो रही है। तो अगर वेग कम है तो पथ भी छोटा है, समय उतना ही लगेगा 10 सेकेंड। अगर वेग ज्यादा है तो वो उतनी ही दूर से घूम करके आएगा, यानी त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी तो उसको समय भी उतना ही लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि जो आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर किस पर करता है, द्रव्यमान पर। द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा या बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल भी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आवेश को कम ज्यादा करेंगे तो आवर्तकाल प्रभावित होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा करेंगे तो आवर्तकाल प्रभावित होगा। लेकिन अगर ये सब कांस्टेंट मान लिए जाएं, एक ही कण है एक ही चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके लिए आवर्तकाल का मान वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। वेग चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा, ठीक है ना। बस फर्क क्या पड़ेगा, उसका वेग बढ़ाने से उसकी त्रिज्या वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, उतना ही बड़ा पथ अपनाएगा। भाई अगर वेग ज्यादा तो ये इतना बड़ा चक्कर लगाएगा, वेग कम इतना छोटा चक्कर लगा देगा वो 10 सेकंड में, ठीक है ना। 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी समय आप निर्धारित करिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आवर्तकाल का सूत्र हम लोग निकाल लिया। अगर हम कहें कि बताओ आवृत्ति कितनी होगी इसकी,
तो आवृत्ति का सूत्र हमको पता है। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? आवृत्ति बराबर आवृत्ति F बराबर क्या होता है? 1/T, 1 आवर्त काल होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, QB/2π। ये इस तरीके से आवृत्ति का मान निकाल सकते हो। ये सब फार्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमको ये याद रख लेने हैं सीधे। वरना बहुत बड़ा इतना नहीं है कि सब एकदम रट ही लेना है, मतलब आपको समझ लेना है। मेन फार्मूला हमको कौन से याद रखना है? आवर्त काल का सूत्र, तो ये याद रखिए, ठीक है, और त्रिज्या का सूत्र ये याद रखिए। बस अगर इतना याद रखेंगे तो इसके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र तो पता ही रहता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो गतिज ऊर्जा सूत्र QB, वेग पता है तो हाफ mv²। ये तो जनरल फार्मूले जिनको याद रखना है। तो मेन फार्मूला इसमें है R=mv/QB। ये फार्मूला हमको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। अब आवर्त काल का फार्मूला हम ये बना लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर R का मान ये लगा देते हैं तो फार्मूला बन जाता है 2πm/QB। आवृत्ति निकालना तो उसका उल्टा कर देंगे, QB/2m, तो आवृत्ति का मान निकल आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये हमारा जो सेकंड वाला जो पॉइंट था वो पूरा क्लियर हो जाता है। अब कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है ऐसा। फिर एक बार हम रिवाइज करा दें जो पॉइंट है उसके महत्वपूर्ण वो, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है या गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो उस पथ में जो वेग होगा उसका परिमाण कभी नहीं बदलता है। जो उस कण का जो वेग होगा उसमें वेग का परिमाण जो वो कभी चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगी तो उसकी दिशा। वेग का परिमाण पूरे पथ में कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहती है, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि उस पथ की जो त्रिज्या है वो उसके वेग पर निर्भर करती है। वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, वेग घटेगा तो त्रिज्या घट जाएगी, लेकिन उसका आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, आवर्तकाल उतना ही रहता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला पॉइंट है हमारा, तो नोट कर लीजिए। तो इस फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल बुक में दे रखे हैं, उनको करने का प्रयास करिए, जिससे न्यूमेरिकलों का भी अभ्यास होता चले साथ साथ में। और जो तीसरा पॉइंट है, अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े हैं। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है? रिजुरे की। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के न लंबवत हो और न समांतर हो, कि कोई कोण बना रहा हो, तो उसका पथ कैसा होगा, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या पॉइंट हमारा लिखने, जब आवेशित कण प्लस Q चुंबकीय क्षेत्र B में तिरछा प्रवेश करता है। इसको यार ध्यान से समझना, ये केवल समझने वाली बात है केवल, और कुछ नहीं है। और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि उसका पथ कैसा हो जाएगा जब तिरछा कोई प्रवेश करेगा। आवेशित कण तिरछा प्रवेश करता है। तिरछा से तात्पर्य क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन इस तरीके से है, और हम मान लेते हैं उसका वेग है वो इस दिशा में है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। बात क्लियर हो गई? यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है इस दिशा में और वेग की डायरेक्शन है इस दिशा में, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेग को 2 घटकों में विभाजित कर लेंगे। एक घटक इस तरफ
जिसका मान हम लोग लिख लेते हैं वेग के दिशा के समांतर, सॉरी वेग की दिशा के समांतर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर जो वेग होगा उसका मान कितना होगा v cos थीटा। अगर घटक विरोध करेंगे तो v cos थीटा v sin थीटा आएगा, जिस तरफ कोण दिया तो उस तरफ cos लगाते हैं। और एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत घटक होगा जिसको हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसका मान कितना होगा v sin थीटा। ठीक है, अब जरा देखो, अब इस वेग का काम खत्म हो गया, इसको दो भाग बना लिए हमने वेग के, एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर यानी दिशा में और एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और अभी हम लोग दोनों जो पॉइंट अभी पढ़े इसके पहले उन दोनों पॉइंटों को एक साथ जरा मिलाओ। ये जो वेग है v cos थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसका मतलब जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब गति करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, ऋजुरेखीय होगा, यानी सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है ना। ये जो वेग है जो उसके लंबवत है, और लंबवत जो वेग होता है चुंबकीय क्षेत्र का तो पथ कैसा होता है, ये दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है वृत्ताकार। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई कि पथ जो आवेशित कण है उसका पथ ऋजुरेखीय भी होगा और वृत्तीगत भी करेगा, यानी ऐसे चलता भी जाएगा इस तरीके से, यानी इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो वृत्तीय पथ पर भी चलेगा और आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये उसका वेग है जो इस तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा। बात क्लियर रही। यानी कह सकते हैं कि जो समांतर घटक है चुंबकीय क्षेत्र के वो तो उसको क्षैतिज दिशा में ऋजुरेखीय पथ पर चलाने का प्रयास करेगा, नहीं ऐसे। और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक जो दिख रहा है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है वो क्या करेगा, उसको वृत्तीय पथ पर घुमाने का प्रयास करेगा। तो वृत्तीय पथ पर भी कोई चीज घूमेगी और लगातार बढ़ती भी जाएगी, दोनों एक साथ। ठीक है ना। तो ये पथ क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे पथ को कहा जाता है हेलिक्स, यानी एक ऐसा पथ हो गया हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कुंडलिनी, कुंडलिनी या इसको कहते हैं हम लोग हेलिक्स। हेलिक्स का पथ होगा ऐसे, आगे एक जगह घूमेगा तो वृत्तीय पथ घूमता भी जाए आगे भी बढ़ता जाए तो उसको बोला जाता है हेलिक्स, यानी कुंडलिनी, यानी जैसे समझो कि स्प्रिंग जैसी आकृति उसकी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये जरा भाषा आपको बता देते हैं। और एक चीज और देखो, ये जो लगातार बढ़ता भी जा रहा है तो कितना बढ़ गया एक चक्कर में, भाई यहां से स्टार्ट किया घूम करके यहां पहुंचा तो एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर में कितना चला ये कहलाता है, उसकी पिच कहते हैं। जो कण की जो पिच है यानी कण जो घूम रहा है उसकी पिच, यानी पी क्या है यहां पर, ये कहलाती कण की पिच कहते हैं इसको। ठीक है, अब जरा इसको भाषा हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखी जाएगी भाषा। हम लोग क्या लिखें इसमें, माना एक आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है। ठीक है, इसकी भाषा भी हम लिखा देते हैं, नोट्स आपके आसानी से बन जाएं, वरना समझ करके आप अपने मन से भी इसकी भाषा लिख सकते हैं, वो सबसे बढ़िया तरीका होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद उसकी भाषा आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही भाषा आप बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखें, आप उसमें चेंज करके बस उसके भाव वही होने चाहिए। ठीक है ना, भाषा कुछ भी हो सकती है, जो हम कहना चाहते हैं वो वहां पर लिखनी चाहिए। ठीक है, माना एक आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है। ठीक
ठीक है, ये हमने जैसा चित्र में दिख रहा है उस तरीके से ये लिखा। कण के वेग v को दो घटकों में वियोजित करते हैं। सो नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे हम इसकी भाषा और लिखते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाए यहीं से। वियोजित करते हैं। अब जाना है इनको v यानी वेग v का चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में घटक v पैरेलल लिखा देते हैं। v पैरेलल इक्वल टू कितना होगा, v cos थीटा। ये जो घटक होगा v cos थीटा कण को ऋजुरेखीय पथ पर चलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर वेग होगा तो कैसा होगा, उसका पथ ऋजुरेखीय होगा। तो जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो घटक है वो उस कण को कैसा चलाएगा, ऋजुरेखीय पथ पर चलाता है। ठीक है, दूसरा इसमें वेग v का चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत घटक क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर, इसको दिखाएंगे। लंबवत घटक क्या हो जाएगा, v sin थीटा। कण को वृत्तीय पथ पर चलाता है। ठीक है, अब देखो, अब स्थिति दोनों मिला दो जरा एक साथ। तो मिलाने पर क्या बन जाएगा, मिलाने पर देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें मिलाने पर क्या बन जाता है, दोनों का परिणामी क्या होगा, देख सकते हैं इसमें दोनों का परिणामी कण को, दोनों का परिणामी पथ कुंडलिनी या जिसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स होता है। दोनों का परिणामी यानी सीधा भी चलाएगा और वृत्तीय पथ पर घुमाएगा, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी के आकार का होगा। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे चलता भी जाएगा और घूमता भी जाएगा, दोनों काम करेगा। ये यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गई। आप जरा इसमें जो पिच की परिभाषा को दिखा सकते हैं कि वृत्तीय कण द्वारा वृत्तीय चक्कर, कण द्वारा एक वृत्तीय चक्कर में
चली गई दूरी को कण का पिच कहते हैं। पिच को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी का मान होगा कितना, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे हम एक थोड़ा सा और रह गया है उसको करा देते हैं। कण की जगह पथ का पिच यहाँ पर लीजिए, पथ का पिच कहते हैं। नोट कर लिया। तो जो कुंडलिनी जो पथ होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है ना। कुंडलिनी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी। भाई जो ऐसे घूम रहा है ये ऐसे तो घूमता चला जाएगा ना, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को तो हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। यानी इस दिशा में चल रहा है लगातार, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये जो इसकी जो त्रिज्या होगी भाई, ये जो तिरछा दिख रहा है ये बिल्कुल वृत्त का रूप लिए हुए ऐसे, तो ये जो उसकी त्रिज्या होगी ये कितनी होगी, कुंडलिनी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r mv। अब वृत्तीय पथ में घुमा कौन रहा है, उसका लंबवत जो घटक होगा अपान qb, और ये परपेंडिकुलर जो घटक है उसका मान लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा mv sin थीटा अपान qb, ठीक है। तो ये मान इसका वेग का हो जाएगा। जो कुंडलिनी की जो त्रिज्या होगी उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। और आवर्तकाल कितना हो जाएगा इसका, आवर्तकाल t इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था 2 पाई r अपान v। तो v परपेंडिकुलर वैल्यू लगाओ, यहाँ पर r की वैल्यू ये भाई लगा दो, 2 पाई r की वैल्यू हो जाएगी mv साइन थीटा अपान v परपेंडिकुलर हो जाएगा v साइन थीटा। साइन थीटा v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ये नीचे mv अपॉन qb ये तो रहेगा ही नीचे, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2 पाई m अपॉन qb। ये तो फार्मूला वही निकल करके आ गया जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता था, वो भी आवर्तकाल का सूत्र यही, ठीक है ना। आवर्तकाल का सूत्र में कोई चेंज नहीं आया, चूंकि वेग डिपेंड नहीं करता ना, इसलिए वेग भाई वेग यहाँ कम ज्यादा हो रहा है, लंबवत हो जाएगा तो वेग का मान थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना। तो कम हो गया लेकिन आवर्तकाल उसका उतना ही रहेगा। ये तो बात हो गया आवर्तकाल की। तो पिच कितनी हो जाएगी, पथ की पिच, पी की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या हो जाएगा, ये v जो पैरेलल वेग है यही उसको ले जाता आगे की ओर, तो आगे की ओर ले जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही डिस्टेंस को लोग पिच कहते हैं। तो कौन सा वेग ले जाता है आगे की ओर, v cos थीटा। तो v पैरेलल और एक चक्कर में जो दूरी ट्रेवल होती है, एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है इसका द्वारा उसी को पथ की पिच कहते हैं। तो कितना समय लगता है आवर्तकाल, ये निकाल चुके हैं पहले। ये जरा वैल्यू यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ आ जाओ फिर इसको नोट करने के लिए। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V पैरेलल यानी V cos थीटा, और आवर्तकाल का मान है 2 पाई m अपान qb, ठीक है।
उसको थोड़ा सा सॉल्व करके रियल जगह लिख लो तो बन जाएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू। इससे हम लोग पिच का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तीनों पॉइंट को डिस्कस किया है। उनकी समरी एक बार फिर, जब कोई आवेश, पहला पॉइंट, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या समांतर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है? ऋजुरेखीय होता है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। तीसरा पॉइंट है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? हेलिक्स के आकार का होता है, यानी कुंडलिनी के आकार का। ठीक है ना? उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका आवर्तकाल क्या होगा, ये सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इसके रह जाते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।